हेलो दोस्तों, दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी के प्रश्नों को वन लाइनर में देखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बायोलॉजी चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल एवं H2O आवश्यक है तथा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? जल से। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल के वर्णक रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का वर्णक रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। क्लोरोफिल के वर्णक रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगर पूछेगा कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक तेजी से होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। आहार नल का सबसे लंबा भाग नाम है लंबा लेकिन है छोटा, छोटी आंत है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो हो जाएगा आंसर लाइपेज। अगला प्रश्न है, पित्तरस का स्रावित होता है या पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होता है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। अगर पूछेगा कि मुख्य पाचन क्रिया कहाँ अंत होता है? तो पाचन क्रिया छोटी आंत में अंत होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन और इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ कौन सी अम्ल स्रावित करती है? तो जठर ग्रंथियाँ HCl अम्ल स्रावित करती है। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या होता है? तो मैलिक अम्ल होता है। मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या होता है? मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न के शरीर में पाया जाने वाला जैव उत्प्रेरक पदार्थ क्या कहलाता है? तो शरीर में पाया जाने वाला जैव उत्प्रेरक पदार्थ एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अगर प्रश्न रहेगा कि मनुष्य में जल का पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। मनुष्य में जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। मनुष्य में जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन है? तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचक एंजाइम पेप्सिन एंजाइम है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि ग्रहणी भाग कहलाता है, ग्रहणी भाग छोटी आंत कहलाता है। अगला प्रश्न, स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? तो स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम इमाइलेज है। अगला प्रश्न कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो प्रश्न आ गया, पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूरा होता है या पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए आश्रित रहते हैं। तो हरे स्वपोषी पौधे पर विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए आश्रित रहते हैं, किस पर? हरे स्वपोषी पौधे पर। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। वे पौधा जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो आ गया लाल रंग के प्रश्न में। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रश्न में। अगला प्रश्न, एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मनुष्य में आहार नल की लंबाई कितना होता है? तो आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? तो वसा अम्ल के ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? लाइपेज एंजाइम बदलता है। अगला प्रश्न है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन है जो पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? तो एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? तो कोशिका मुख के द्वारा होता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा। मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? तो अपेंडिक्स है। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। अगला प्रश्न है, सजीवों के मुख्य लक्षण क्या है? तो सजीवों के मुख्य लक्षण श्वसन है। अगला प्रश्न है कि स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बढ़ने में सहायक होता है। तो प्लेटलेटस या रक्त विमाणु बोलते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेटस या रक्त विमाणु। एडीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो एडीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो एडीपी का पूर्ण नाम है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी का पूर्ण नाम क्या है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर प्रश्न रहेगा कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा 20 ग्राम होता है। अगला प्रश्न कि मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं? तो मानव हृदय में कितने बेस्म या कितना चैम्बर होता है? 4। रक्त क्या है? तो रक्त ऊतक है। और कुछ प्रश्न रहेगा, रक्त कौन सा ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजित ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, एक चैप्टर समाप्त हो गया, दूसरा चैप्टर है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 श्वसन चैप्टर है और इससे प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधे में बाष्पसर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में बाष्पसर्जन हरे पत्ता पर होता है या पत्ता होता है। पौधे में बाष्पसर्जन किस भाग पर होता है? पत्ता पर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से 30.5 किलो जूल
मोल। श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल मोल। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन है। श्वसन उपचयन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी। निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा घर नहीं, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी। अगर ऊर्जा घर कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगर ऊर्जा घर कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगर ऊर्जा घर कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर है, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मानव में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कीटों के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो कीटों के प्रमुख श्वसन अंग ट्रैकिया है। कीटों के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। कीटों के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। अगला प्रश्न है, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछली या मत्स्य, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मछली का प्रमुख श्वसन अंग गिल्स है। यानी कि मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन में। किस प्रकार की ऊर्जा में अधिक, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होता है? तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ पायरुविक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने का कार्य किस भाग में होता है? ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने का कार्य किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से होता है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 2830 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि कछुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? कछुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कछुआ में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव में ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? मानव में ट्रैकिया, ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। मानव में ट्रैकिया की लंबाई होता है 18 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पादप में अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? एक प्रश्न छूट गया है कि किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो पहले इसको देख लेते हैं, किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को। किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को। अगला प्रश्न है कि पादप में अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पादप में अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। पादप में अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पेशी कोशिका में होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पेशी कोशिका में होता है। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं? तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ। तिलचट्टे के रक्त को कहा जाता है हीमोलिम्फ। अगला प्रश्न है, केचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो केचुआ का श्वसन अंग त्वचा है। केचुआ का श्वसन अंग त्वचा है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि श्वसन 1 मिनट में होता है, तो श्वसन 1 मिनट में कितना बार होता है? 14 से 16 बार। श्वसन 1 मिनट में कितना बार होता है? 14 से 16 बार। श्वसन 1 मिनट में कितना बार होता है? 14 से 16 बार। अगला प्रश्न है कि अनोक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है? अनोक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है। अनोक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है? तो आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रतिक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पत्ती में। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पत्ती में। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पत्ती में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितना जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितना जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितना जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में कितना जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 12 जोड़ी। श्वसन 1 मिनट में कितना बार होता है? 14 से 16 बार। अगर धड़कन पूछेगा तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर धड़कन पूछेगा कि 1 मिनट में कितना बार होता है, तो 72 बार। तो 2 चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर है परिवहन। तो चलिए तीसरा चैप्टर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या? उत्तक है। पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। अगला प्रश्न है समान मनुष्य का रक्तचाप या रक्तदाब यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर बोला जाता है। समान मनुष्य का रक्तचाप या रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mmHg होता है। अगला प्रश्न कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। यह पूछेगा कि कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न है कि पादप में भोजन का संवहन कौन करता है? पादप में भोजन का संवहन करता है फ्लोएम उत्तक। जल का पूछेगा तो जाइलम उत्तक, और पादप में भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन मिश्रण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ा द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ा के द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फैगमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फैगमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? तो किसका हृदय? ब्लू व्हेल या चूहा का भी धड़कता है। किसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? तो ब्लू व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है मेढक और सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मेढक और सरीसृप के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाला, जिससे सांप। अगला प्रश्न है छिपकली का हृदय में कोष्ठक की संख्या कितना होता है? तो छिपकली के हृदय में 3 होता है। छिपकली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितना होता है? 3। अगला प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जल की। रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जल की। रक्त क्या है? तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है कि वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो लसिका के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितना होती है? तो 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा मानव कितना होता है? 30 मिलीग्राम होता है।
ईसीजी का पूर्ण क्या है? ईसीजी का पूर्ण क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का पूर्ण इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट कौन करता है? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनी के द्वारा पहुंचता है। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? धमनी के द्वारा। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? पक्ष में। या पक्ष में कौन सा परिवहन तंत्र पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़ा में। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़ा में। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़ा में। अगला प्रश्न है कि हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है सिस्टोल। हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है? सिस्टोल। हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। अगला अध्याय 4 है उत्सर्जन। तो चलिए अध्याय 4 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य का वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो पौधे में जैसे गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सब उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ है पसीना, उसी तरह पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन। अगला प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं वृक्क नलिका। अगला प्रश्न है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जक कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जक कौन है? तो वृक्क है। मानव का प्रमुख उत्सर्जक कौन है? वृक्क है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो वृक्क है। अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीड़ का। कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ कौन है? यूरिया है। अगला प्रश्न कि प्रत्येक वृक्क यानी गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट। मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट किसका हिस्सा है? तो बोमेन संपुट वृक्क का हिस्सा है। बोमेन संपुट किसका हिस्सा है? वृक्क का। अगला प्रश्न है कि लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स पाया जाता है बरगद। लैटेक्स पाया जाता है बरगद, पीपल, कनेर या पीला कनेर, पीपल, अकमन। अगला प्रश्न है पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, इसे क्या कहते हैं या किसके द्वारा पाते हैं? बाष्पोत्सर्जन। पौधे अतिरिक्त जल का छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। अगला प्रश्न है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि टैनिन कहाँ संचित रहता है? तो टैनिन छाल में संचित रहता है। टैनिन कहाँ संचित रहता है? छाल में। अगला प्रश्न कि पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है, या NH3 इसका सूत्र होता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3 बनता है। चलिए अगला अध्याय को देखते हैं। अध्याय 5 है नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए अध्याय 5 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को
सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो एंडोडर्म के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में सूचनाओं का केंद्र किसे कहा जाता है? शरीर में सूचनाओं का केंद्र मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन यानी खून की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा की कमी से। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि में। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, इसी को गायटर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन से पत्तियां मुरझा जाती है? तो एब्सिसिक अम्ल। किस हार्मोन से पत्तियां मुरझा जाती है? एब्सिसिक अम्ल। किस हार्मोन से पत्तियां मुरझा जाती है? एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि चबाना कैसी क्रिया है? चबाना कैसी क्रिया है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया है। चबाना कैसी क्रिया है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया है। चबाना अनैच्छिक क्रिया है। अगला प्रश्न कि जल की दिशा में जड़ों की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जल की दिशा में जड़ों की वृद्धि को बोलते हैं जलानुवर्तन। प्रकाश की दिशा में प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्व की दिशा में गुरुत्वानुवर्तन। रासायनिक पदार्थ जैसे खाद्य इत्यादि के और पौधे की वृद्धि क्या कहलाता है? रसायन अनुवर्तन। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क, इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। अगला प्रश्न नर-लिंग हार्मोन कौन है? तो एंड्रोजन। एंड्रोजन। नर-लिंग हार्मोन कौन है? एंड्रोजन। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन किससे निकलती है? पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन क्या कहलाता है? पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन क्या कहलाता है? तो पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिंस कहलाता है। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिंस कहलाता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेडुला से निकलता है। अगला प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो संतुलन के लिए। अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। अगला प्रश्न है किसमें दिमाग नहीं होता? तो हाइड्रा जीव है, इसमें दिमाग नहीं पाया जाता है। किसमें दिमाग नहीं होता है? हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि रेनबियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो रेनबियर की गांठ न्यूरॉन का भाग है, यानी न्यूरॉन में पाई जाती है। रेनबियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। अगला प्रश्न है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि रोधक होता है? मतलब वृद्धि को रोकता है। कौन पादप हार्मोन वृद्धि रोधक होता है? एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम है। अगला प्रश्न कि मस्तिष्क को कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क को कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग
हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु रीढ़ का भाग है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? चेतना के रूप में संचित रहता है, चेतना के रूप में। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है कि पतझड़ को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल। पतझड़ को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल। इसको ABA अम्ल भी कहा जाता है, इसे ABA भी कहा जाता है। पतझड़ को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल, इसे ABA भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुतंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में मेरुतंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है शरीर में ताप नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से। एस्ट्रोजन ये महिला में पाया जाने वाला हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकदंड। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकदंड। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? साइटन। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? साइटन। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है पौधों में पत्तियों फूलों को गिरने से कौन नियंत्रित करता है? एब्सिसिक अम्ल। पौधों में पत्तियों फूलों को गिरने से कौन नियंत्रित करता है? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दुग्ध का स्राव को उत्प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दुग्ध का स्राव को उत्प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह प्रश्न रहेगा कि दूध का स्राव कौन हार्मोन के द्वारा होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में? पाराथायराइड हार्मोन। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। अगला प्रश्न है कि किसकी कमी से मैक्सिडेमा नामक बीमारी होती है? थायरॉक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है भूख की सूचना कौन प्राप्त करता है? अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है? एड्रीनल। कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है? एड्रीनल। अगला प्रश्न है दुधारू पशुओं को किस प्रकार का इंजेक्शन देकर जबरदस्ती दूध प्राप्त किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन बीजों की सुप्ति को भंग करता है? जिबरेलिन। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? ऑक्सिन। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है? मुख। उल्टी आने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेडुला के द्वारा। उल्टी आने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेडुला के द्वारा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? पायामेटर। आवेग उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? उद्दीपन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? विलियम बैटिंग। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? बैटिंग। पौधे में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा।
पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, वृषण किसमें पाया जाता है? जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है पुरुष में। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। अगला चैप्टर है जनन रिप्रोडक्शन। अगला चैप्टर है अध्याय 6 जनन रिप्रोडक्शन। तो चलिए अध्याय 6 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। हड्डा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन द्वारा होता है। परागकण किस में होता है? परागकोश में होता है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किससे होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में। द्विविखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, लेशमानिया में, पैरामीशियम में। अगला प्रश्न है कि फूल में नर जनन अंग होता है? पुंकेसर या पुमंग। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। अगला प्रश्न है, केचुआ कैसा जंतु है? उभयलिंगी। केचुआ कैसा जंतु है? केचुआ उभयलिंगी। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनता है? पुंकेसर। अगला प्रश्न है, गुलाब, सरसों, गुड़हल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। गुलाब, सरसों, गुड़हल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदा जल में। अगला प्रश्न है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेंढक में। किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेंढक में। अगला प्रश्न है कि किसमें लैंगिक तथा लैंगिक दोनों जन्म होता है? हर्ड्रा में। अगला प्रश्न है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। स्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? खंडन विधि द्वारा। प्लेनेरिया में प्रजनन होता है पुनरुद्ध भवन द्वारा। पुनरुद्भावन क्रिया की खोज किसने किया था? ट्रेमले ने। पुनरुद्भावन क्रिया की खोज किसने किया था? ट्रेमले ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। महिला में मासिक चक्र की अवधि कितना होती है? 28 दिन। अगला प्रश्न, रजोधर्म या ऋतुस्राव कितने दिनों के बाद उत्सर्ग होता है? 12 से 14 दिन। अगला प्रश्न, लड़कियां में यौवन आरंभ कब होती है? 10 से 12 वर्ष में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है? 18 वर्ष की आयु में। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। भ्रूण कोश कहाँ वासित रहता है? बीजांड में। अगला प्रश्न है, लड़कों में यौवन आरंभ के लक्षणों को नियंत्रित किस हार्मोन द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है कि मासिक चक्र में अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं किस प्रकार कूटबद्ध रहती है? डीएनए के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस पादप समूह के पौधे में जनन अंग पुष्प के भीतर पाया जाता है? एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है, किसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म में। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन से कौन सा रोग होता है? एड्स, सिफिलिस। यह प्रश्न पूछ सकता है, एड्स और सिफिलिस किसके द्वारा या कैसा रोग है? तो लैंगिक जनन रोग है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? तो डीएनए अणु में। अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? डीएनए अणु में। अगला प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, एड्स या हर्पिस किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है या वायरस के कारण। ट्राइकोमोनियासिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ट्राइकोमोनियासिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। गुलाब किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। गुलाब किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? क्लोन। समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? क्लोन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में। अगला प्रश्न है, नर में परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन का विधि क्या कहलाता है? नर में परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन की विधि क्या कहलाता है? वासेक्टोमी।
स्त्री में परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन की विधि क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों पर अपनाए जाने वाली सरल यांत्रिक विधि कौन है? कॉपर टी डायफ्राम लूप। कॉपर टी डायफ्राम लूप। अगला प्रश्न है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा मुलस्का समुदाय का प्राणी है। लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो पुरुष में। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, क्योंकि एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अगला अध्याय है अध्याय 7 आनुवंशिकता और जैव विकास। तो चलिए अध्याय 7 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन है। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा का उपयोग किया था? मटर। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। स्त्रियों का कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक्स एक्स या डबल एक्स। मानव पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक्स वाई। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन या चार्ल्स डार्विन। जिन शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? जॉनसन। जिन शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? जॉनसन। उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? लामार्क ने दिया था। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और ओ होता है। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। इसी में ए पॉजिटिव ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव होता है और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? समवृत्तीय अंग होते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? समवृत्तीय अंग होते हैं। घोड़े के प्रथम जीवाश्म का नाम क्या होता है? यूरिपस नाम था, यूरिपस। डायनासोर किसका उदाहरण था? डायनासोर सरीसृप का उदाहरण है। जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन किसमें कहाँ पाया जाता है? तो जीन गुणसूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध चिंपैंजी से। ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? कृत्रिम चयन विधि से। ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? कृत्रिम चयन विधि से। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारी मतलब मनुष्य की किससे समानता है? तो चिंपैंजी से। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? जल में। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ होती है? जल में। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? तो ओ होता है। वंशागत लक्षण सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। वंशागत लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? जीन। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? डीएनए। किस स्थान को मानव का उद्गम कहा जाता है? तो अफ्रीका। अफ्रीका महादेश है। किस स्थान को मानव का उद्गम कहा जाता है या किस महादेश को मानव का उद्गम कहा जाता है? अफ्रीका। अगला प्रश्न है गुणसूत्र एक्स एक्स तथा एक्स वाई कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? तो होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। अगला प्रश्न है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टेग्रेना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टेग्रेना। अगला प्रश्न है कि पक्षी तथा तितली के अंग या पंख कैसा अंग है? तो असमजात अंग है। पक्षी तथा तितली के अंग कैसा अंग है? असमजात अंग है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के लिए अनिवार्य है। आनुवंशिकता के लिए क्या अनिवार्य है? लैंगिक जनन। प्राचीन काल में वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? प्राचीन काल में वातावरण में ऑक्सीजन गैस नहीं थी। मेंडल द्वारा वर्णित आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? जीन। अगला प्रश्न है कि पैतृक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक होने का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल। पैतृक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक होने का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल। अगला प्रश्न है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग
या वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। ये प्रश्न है अध्याय 8 हमारा पर्यावरण चैप्टर का। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरणों से पृथ्वी को रक्षा करती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को रक्षा करती है। अगला प्रश्न कि सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेवार है? तो CFC। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम है या फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण चैप्टर है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जैव अवर्धन होता है, जैव अवर्धन होता है DDT। अगला प्रश्न है अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहता है? अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहता है? तो उत्पादक। सर्वप्रथम आहार पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत किया था एल्टन। सर्वप्रथम आहार पिरामिड की अवधारणा किसने किया था? एल्टन। अगला प्रश्न है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो मोतियाबिंद तथा त्वचा कैंसर। यूरोप का संबंध है किससे है? यूरोप का संबंध किससे? यूरोप का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। मांसाहारी जीव को क्या कहा जाता है? मांसाहारी जीव को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है उत्पादक से। अगला प्रश्न है कि CFC का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेफ्रिजरेशन के लिए या शीतलन के लिए? शीतलन या ठंडक के लिए। अगला प्रश्न कुत्ता तथा मनुष्य कैसा जीव है? तो कुत्ता तथा मनुष्य सर्वाहारी जीव है, क्योंकि मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाता है। अगला प्रश्न है किसी परितंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होते हैं? उत्पादक। किसी परितंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कौन होते हैं? उत्पादक। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तुत किया है? टेंसले ने किया है। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो टेंसले ने किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल दिव्यांग ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।